माय चैनल 2.0 अमेजिंग नॉवल वर्ल्ड। यहाँ आप सुनेंगे चाइनीज, कोरियन एंड इंग्लिश नॉवेल्स का हिंदी ट्रांसलेशन ऑडियो बुक। सो प्लीज सब्सक्राइब मैरिज चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। 80 के दशक की यादें, राष्ट्रपति की लाडली पत्नी। वसंत ऋतु के सपने सपने नहीं होते। विज्ञापन। अल्पविराम। 1985 में हर जगह चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की प्रशंसा हो रही थी, जिसने सुधार और खुलेपन को जन्म दिया। आम लोगों के चेहरे भोले और आत्मनिर्भर थे। उनका जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक आशाजनक था। फ्लावर काउंटी के हुआनटियन गांव में किवी परिवार में असाधारण उत्साह का माहौल था। शराब की खुशबू हवा में फैली हुई थी और एक भी सीट खाली नहीं थी। इस जब घर के मुखिया बूढ़े किवी मुस्कुराते हुए सबके साथ टोस्ट कर रहे थे। कभी कभार जब उन्हें कोई भद्दा मजाक सुनाई देता तो वे बस दिल खोलकर हंस देते और बुरा नहीं मानते, क्योंकि आज का दिन उनके सबसे बड़े बेटे ताइगुओ की शादी का शुभ दिन था। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, किवी परिवार में धीरे धीरे शांति लौट आई और सन्नाटा छा गया। उत्सव के लाल रंग से सजे एक कमरे में चेंग सू एक तीव्र चीर देने वाले दर्द से अचानक जाग उठी, लेकिन फिर वह जम गई। उसके सामने एक चौकोर चेहरे का नजदीकी दृश्य था, जो दृढ़ और गंभीर था। माथे पर पसीना था, लालिमा लिए हुए गहरा रंग था, झुर्रीदार बही थी और थोड़े मोटे होंठ ऐसे सिकुड़े हुए थे मानो किसी बड़े दर्द को सह रहा हो। चेंग सू ने खाली निगाहों से उसकी आंखों में देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ी और फिर फैल गईं। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर अकड़ गया था। वह थोड़ा सा हिली तो उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के तारों को छेड़ दिया हो, जिससे एक भनभनाहट सी आवाज निकली और उसकी नसों का सारा खून उसके सिर में दौड़ गया। उत्तेजना, आह, क्या उसने सचमुच कोई कामुक सपना देखा था? उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक सख्त और अधिकारपूर्ण आभा बिखेर रहा था। वह किसी युवा आदर्श जैसा नहीं था, बल्कि लोहे के समान कठोर और मजबूत पुरुष था, ठीक वैसा ही पुरुष जिसकी वह प्रशंसा करती थी। लेकिन वह कौन था? वह उसके सपने में कैसे आ गया? भले ही यह एक कामुक सपना था, क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए था? खासकर किसी अजनबी का तो बिल्कुल नहीं। चेंग सू, क्या तुम थोड़ा आराम नहीं कर सकती? उस आदमी ने दांत भींचकर ये शब्द कहे और थोड़ा सा हिला। उसके शरीर से पसीना टपककर उसके सीने पर गिरा। लेकिन चेंग सू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एहसास इतना सजीव और स्पष्ट, ये सपना नहीं था। ये सपना नहीं था। अगर यह सपना नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि क्या ये सच था? आह! अपनी स्थिति को समझते हुए चेंग सू चीखी और उसने अपने ऊपर लेटे हुए आदमी को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह आदमी, जो उसके ऊपर स्थित था और उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था, बिस्तर से गिर गया और फर्श पर लुढ़क गया। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति चीख चीख कर चिल्ला रहा था, जबकि फर्श पर पड़ा व्यक्ति स्तब्ध था और सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जल्दी ही उस आदमी ने अपना संयम वापस पा लिया और चिल्लाकर कहा, चेंग सू, चुप रहो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वे तो सिर्फ शारीरिक संबंध बना रहे थे, क्या वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी? थोड़ी देर में शोर से घर के बाकी लोग जाग जाएंगे और वे दरवाजा खटखटाने आ जाएंगे। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? उसकी चीख सुनकर चौंककर चेंग सू ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ताइगो, तुम विकृत, नीच और अभद्र हो, किसी का फायदा उठा रहे हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वो स्तब्ध रह गई। ची ताइगो, उसे उसका नाम इतनी अच्छी तरह कैसे याद था कि वो अनायास ही पुकार उठी। उसने अपने सामने खड़े आदमी को पहचाना ही नहीं। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया सहज थी, मानो वह नाम उसके मन में अनगिनत बार अंकित हो चुका हो, मानो उसकी हड्डियों तक समा गया हो। यहाँ क्या हो रहा था? क्या कोई उसे बता सकता था? ची ताइगो फर्श से उठ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था। अब तुम किस बात पर इतना घबरा रहे हो? उसने कहा। ये बेतुका था। क्या वही शादी करने पर अड़ी नहीं थी? अब इस तरह नाटक करना जैसे उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, इसका क्या मतलब था? क्रोधित होकर चेंग सू ने उसकी ओर और फिर अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं। ये सब क्या था? उसके साथ शारीरिक संबंध तो बने थे, लेकिन ये कैसी स्थिति थी? ये सब कैसे हो सकता था? चेंग सू की ओर यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा, मानो वे यादें उसकी हो, उसकी न हो, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा हो। आह! चेंग सू दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर गिर पड़ी। वास्तविकता क्रूर है। यादें उमड़ पड़ी और चेंग सू को साफ साफ याद आ गया कि वह होटल में काम कर रही थी जब होटल की वीवीआईपी कार्ड वाली एक महिला ने इमारत से कूदने का फैसला किया। वह उसे समझाने के लिए आगे बढ़ी। बड़ी मुश्किल से उसने महिला को संभाला और उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर उस महिला ने उसे नीचे खींच लिया। इतनी ऊंची मंजिल से गिरने पर क्या कोई बच सकता है? या तो अस्पताल में अपाहिज होकर भर्ती होना पड़ेगा या फिर मौत हो जाएगी। लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक थी, उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। क्या ये सपना था, या वह मर चुकी थी और उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था? नहीं, अगर वह सपना देख रही होती या मर चुकी होती, तो उसे अपने गुप्तांग में हल्का दर्द महसूस नहीं होता, है ना? वह बेचैनी स्पष्ट रूप से पहली बार किसी के वश में होने का एहसास था। तो आखिर अब उसकी स्थिति क्या थी? और उसके मन में वे यादें जो उसकी नहीं थी, वह चेंग सू थी, और जिस व्यक्ति की वह पूजा करती थी, वह उससे पहले का ये सैन्य कमांडर था, जिसका नाम की ताइगो था। हाँ, वह एक सैन्य अधिकारी थे, और अब वह उनके पति थे।
पति? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो फिर पति की बात कहाँ से आई? चेंग सू एकदम भयभीत हो गई। अचानक उसके मन में एक अविश्वसनीय विचार आया, जिससे उसका दिल कांप उठा। क्या वाकई यही वह सोच रही थी? उसके सिर पर पड़ा कंबल किसी ने झटक दिया। चेंग सू ने अपना सिर उठाया और उसे क्यूई ताइगो का असंतुष्ट चेहरा दिखाई दिया। तुम ये क्या नाटक कर रही हो? ची ताइगो ने भौहें चढ़ाते हुए, ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए, उसकी हैरानी और बेबसी को भांप लिया और थोड़ा अचंभित भी हुई। क्या वह नशे में थी? उसका व्यवहार इतना अजीब था, भोज की खुशी कहाँ गायब हो गई थी? क्या ये पहली बार होने के कारण शर्म थी? उफ, उन दिनों का क्या जब उसने लगातार उसका पीछा किया और उससे ही शादी करने पर अड़ी रही। अब जब उसे अपनी मनचाही चीज मिल गई और वह सफल हो गई, तो वह अचानक नाटक क्यों कर रही थी? यह महिला, वो तो बस कमाल की थी। चेंग सू के होंठ हल्के से हिले जब उसने उस कमरे का जायजा लिया जिसमें वह थी। पूरा कमरा लाल रंग से सजा हुआ था, यहाँ तक कि दीवार पर दादा माओ की तस्वीर भी लगी थी। साथ ही दोहरी खुशी का प्रतीक भी बना हुआ था, और मेज पर छोटे छोटे तेल के दीपक अभी भी जल रहे थे और एक प्लेट में लाल खजूर और लौंगान जैसी चीजें रखी थी। अंदरूनी भाग पर नजर डालें तो सभी सजावटें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी सांस्कृतिक क्रांति की प्राचीन शैली को दर्शाती थी। ये शैली उस युग की भावना से परिपूर्ण थी। उसके मन में ऐसी यादें कौंध गईं जो उससे संबंधित नहीं थी। चेंग सू ने हकलाते हुए क्यूई ताइगो से पूछा, बताओ, क्या अभी 1985 चल रहा है? सुनो ये, वो क्या कह रही थी? लगता है उसने टोस्ट के दौरान कुछ ज्यादा ही पी लिया था। कि ताइगो का धैर्य जवाब दे गया। उसने पास पड़ी अपनी पैंट उठाई, उसे पहना, सिगरेट जलाई, मुंह में डाली और कहा, तुम्हें बस सो जाना चाहिए। नशे में धुत व्यक्ति से तर्क करना व्यर्थ था। चेंग सू ने उसे दरवाजा पटक कर बाहर जाते देखा, फिर जल्दी से मेज पर रखे लाल फ्रेम वाले दर्पण को उठाया और उसमें देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आईने में देख रही शख्सियत वही थी, फिर भी वही नहीं थी, और किसी तरह जानी पहचानी सी लग रही थी, मानो उसने इस चेहरे को पहले कहीं देखा हो। उसने इससे पहले कहाँ देखा था? चेंग सू ने आईने में खुद को देखा, और धीरे धीरे उसकी यादों में बसा चेहरा उस पर हावी हो गया। क्या 20 साल बाद यही चेहरा उस महिला का चेहरा नहीं बन जाएगा जिसे उसने अपने पिछले जन्म में बचाया था? हे भगवान! चौंककर चेंग सू जमीन पर गिर पड़ी। क्या सच में उसने पौराणिक समय यात्रा का अनुभव कर लिया था, और यहाँ तक कि उस घृणित अपराधी के शरीर में प्रवेश कर लिया था? तो उसके मन में बसी यादें उस महिला की थीं। क्या वह अब उस महिला का युवा रूप थी? दहशत का माहौल छा गया, क्योंकि ऐसी अकल्पनीय घटना पर चेंग सू ने अपने पिछले जीवन में कभी विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे करारा थप्पड़ मारा था, जिससे वह दर्द में थी। चेंग सू, ये सचमुच कोई अच्छा काम है जिसका दंड न मिले। अनाकर्षित। चेंग सू अपने घुटनों को गले लगाकर बैठी थी, लाल कमरे को खाली निगाहों से घूर रही थी, और अपने पूर्ववर्ती की यादों को खुद पर हावी होने दे रही थी। अब 28 वर्ष के हो चुके क्यूई ताइगो ने सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, और वह पहले से ही किंग सिटी आर्मी कमांड में एक कंपनी कमांडर थे, जिन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था और उनका भविष्य उज्ज्वल था। इसके विपरीत चेंग सू किसानों की बेटी थी। चेंग परिवार के पूर्वज पूंजीपति थे, लेकिन उनकी संपत्ति कई पीढ़ियों पहले ही खत्म हो चुकी थी। फिर भी वह खुद को धनवान परिवार की वंशज समझती थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी गिर चुकी है। 1980 के दशक में वह एक सच्ची गांव की लड़की थी, एकदम सीधी सादी। जी हाँ, 1980 का दशक। चेंग सू अपने पिछले जन्म में किसी को बचाते हुए मर गई थी। उसे एक इमारत से नीचे घसीट कर लाया गया और उसकी आत्मा उसी नाम और उपनाम वाली किसी और के शरीर में स्थानांतरित हो गई। यानी इमारत से कूदने वाली चेंग सू अब 20 साल की हो चुकी थी। चेंग सू ने अपना चेहरा ढंक लिया और रोने लगी। क्या अच्छे लोगों की उम्र कम होने का यही मतलब होता है? इतनी दुर्लभ घटनाओं में से उसे ही एक घटना देखनी पड़ी। क्या यह महज एक संयोग था या फिर ईश्वर का कोई क्रूर मजाक? शरीर के असली मालिक के पास लौटने पर वह एक अनोखी शख्सियत निकली, अभिमानी और घमंडी, आक्रामक और दबंग होने से जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। भला ऐसी शख्सियत इतने उज्ज्वल भविष्य वाले क्यूई ताइगो से शादी कैसे कर सकती थी? ये ची ताइगो के लिए भी शर्मिंदगी की बात थी। जब वह छोटा था तो अपने पिता के साथ खेतों में काम करते समय उसका पैर टूट गया था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। चेंग सू के पिता चेंग लियूशान ने मुक्ति से पहले डाकुओं को पकड़कर काफी धन कमाया था, और इसलिए उन्होंने ची परिवार को एक बड़ी रकम उधार दी, जिससे ची ताइगो का पैर बच गया। इस ऋण की शर्त ये थी कि उनके बच्चों का विवाह तय हो। उस समय क्यूई परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। माँ क्यूई का स्वास्थ्य खराब था और परिवार की बेटी चेंग सू भी उच्च कुल की थी। यूं ही पिता क्यूई ने विवाह के लिए सहमति दे दी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह उनके लिए जीवन भर का पछतावा साबित होगा। चेंग परिवार की आर्थिक स्थिति साल दर साल बिगड़ती गई, और जैसे जैसे चेंग सू बड़ी होती गई उसका व्यक्तित्व विकृत होता चला गया। उसे विश्वास हो गया कि उन्होंने क्यूई ताइगो को पैसे से खरीदा है, जिससे उसकी अधिकार भावना और भी बढ़ गई। इन वर्षों में भले ही कि ताइगो सैन्य सेवा के कारण शायद ही कभी घर पर रहता था,
लेकिन जब भी वह लौटता, अगर कोई महिला उसके करीब आती तो चेंग सू हंगामा खड़ा कर देती, जिससे उसकी उग्र और ईर्ष्यालु होने की प्रतिष्ठा बन गई, या दूसरे शब्दों में एक ऐसी महिला जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिर भी ची ताइगुओ की सैन्य स्थिति के कारण ची परिवार विवाह रद्द नहीं कर सका, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। पिता ची अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सजग और एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कभी भी सगाई तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। और आज ही वह शुभ दिन था जब उनकी शादी होनी थी। ये वह दिन था जिसे ची ताइगुओ अब और टाल नहीं सकता था, क्योंकि चेंग सू का पक्ष दबाव में था और उसके बूढ़े पिता बीमारी के बाद इस बात से भयभीत थे कि शायद वे अपने बेटे की शादी न देख पाएं। स्वाभाविक रूप से वे अपने बेटे को शादीशुदा और बच्चों के साथ देखना चाहते थे, ताकि उन्हें इस अफसोस से मुक्ति मिल सके। इसलिए अत्यधिक दबाव में आकर क्यूई ताइगुओ अनिच्छा से विवाह अवकाश लेकर अपने गृहनगर लौट आए। उन्होंने चेंग सू से विवाह किया, विवाह भोज आयोजित किया और आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए। अप्रत्याशित रूप से उनकी शादी की रात कमांडर क्यूई को वैवाहिक संबंध बनाते समय बिस्तर से धक्का दे दिया गया। अगर यह बात फैल जाती तो यकीनन पूरे शहर में इसकी चर्चा होती और लोग हंसी का पात्र बन जाते। ची ताइगुओ ने सिगरेट खत्म की और कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय वह घर के सामने पत्थर के नीचे बैठ गया, रात के आकाश को निहारता रहा और अंदर से आती चेंग सू की रुक रुक कर चीखें सुनता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आने वाले दिनों के लिए दुख और चिंता से भरा हुआ था। यह महिला चंचल और रहस्यमयी थी, बिल्कुल भी आकर्षक व्यक्तित्व वाली नहीं थी। और क्या अगले कई दशकों तक उसे बस इसे सहना पड़ेगा? ची ताइगुओ ने अपने होंठ सिकुड़े, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक और सिगरेट जलाए और अपने भविष्य के जीवन के बारे में विस्तार से सोचने लगा। मुख्य सामग्री पर जाएं। नॉवेल एरो। प्रतिकूल स्थिति। चेंग सू हमेशा यही कल्पना करती थी कि जब वह जागेगी तो खुद को 21वीं सदी में पाएगी, भले ही इसका मतलब अस्पताल के बिस्तर पर लकवाग्रस्त होना हो। यह अभी की स्थिति से बेहतर होगा जब वह खुद भी है और खुद नहीं भी है। लेकिन हर बार जब वह अपनी आंखें खोलती तो दीवार पर दादा माओ का चित्र और लाल रंग का दोहरी खुशी का प्रतीक ही उसका स्वागत करता। आखिरकार उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। वह वापस नहीं जा सकती थी। चेंग सू को अब से किसी और के शरीर में ही रहना पड़ सकता था। इस बात का एहसास होने पर चेंग सू बहुत निराश हो गई, लेकिन फिर भी उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। आंखें खुली रखकर चेंग सू ऊपर लगे लाल चंदवा को घूर रही थी और अपने वर्तमान हालात को समझने के लिए मूल मालिक की यादों का सहारा ले रही थी। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होना तय था और उसकी ईर्ष्या के कारण उस पर खूब मजाक भी उड़ाया जाता था। ची ताइगुओ से उसकी शादी भी गर्व करने लायक नहीं थी। ससुराल में उसकी सास से लेकर उसकी छोटी नंद तक सभी उससे असंतुष्ट थे। वह सोचती थी कि उन्होंने कितनी बार उसे वापस भेजने के बारे में सोचा होगा, लेकिन इस घर में विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में पिताजी का ही अंतिम निर्णय होता था। विशेषकर उसकी भाभी, जिसने अनगिनत बार कहा था कि एक ताज़ा फूल गोबर में फंसा हुआ है और वह ताज़ा फूल उसका सबसे बड़ा भाई है, जबकि वह चेंग सू गोबर है। अपनी खराब प्रतिष्ठा और चिड़चिड़े स्वभाव के साथ, जिसे सभी नापसंद करते थे, वह लोगों का स्नेह कैसे जीत सकती थी? अफसोस। चेंग सू ने एक गहरी आह भरी। आज के समय में अच्छे संबंधों के बिना कोई कैसे गुजारा कर सकता है? मूल मालकिन ने अपनी लोकप्रियता को बर्बाद कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा इतनी धूमिल हो गई थी। ये सोचकर उनका चेहरा उतर गया और वे बहुत परेशान हो गईं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह कभी यह नहीं मानती थी कि साल दर साल अकेले रहना अच्छी बात है। जीने के लिए दूसरों से मेलजोल जरूरी है, अन्यथा बीमार पड़ने पर भी दवा लाने वाला कोई नहीं होगा। और जब आपकी लोकप्रियता कम हो तो कौन आपके करीब रहना चाहेगा? अपने पिछले जीवन में अपनी नौकरी के कारण वह नेटवर्किंग में निपुण थी, जिसका अर्थ था कि हर क्षेत्र में उसके कई अच्छे संपर्क थे, जिससे चीजें सुचारू रूप से चलती थी। इसलिए सबसे जरूरी काम अच्छे संबंध बनाए रखना था, खासकर इसलिए क्योंकि वह वापस नहीं लौट सकती थी। उसे निश्चित रूप से इन संबंधों को अच्छे से निभाना था। अरे, बाहर से दरवाजा खुल गया। अपने विचारों में डूबी चेंग सू चौंकी हुई चिड़िया की तरह कंबल ओढ़कर बैठ गई और अंदर आने वाले व्यक्ति को सावधानी से देखने लगी। चेंग सू के सतर्क चेहरे को देखकर क्यूई ताइगुओ ने फिर से भौहें चढ़ाकर कहा, कितना समय हो गया है, क्या तुम बिस्तर से उठने की तैयारी नहीं कर रहे हो? उन्होंने पिछली रात को याद करते हुए बताया कि जब वह कमरे में वापस आए तो उस महिला ने उन्हें बिस्तर पर आने से साफ इनकार कर दिया और उनके साथ नखरे दिखाने का नाटक भी किया। वह क्यूई ताइगुओ, एक स्वाभिमानी सैन्य रेजिमेंट प्रमुख, ऐसे खेलों में शामिल नहीं होता। अगर वह उसे बिस्तर पर नहीं लाना चाहती थी तो यह उसके लिए बिल्कुल अनुकूल था। क्या उसे लगता था कि हर कोई उसके साथ सोना चाहता है? सोने के बारे में सोचते हुए ची ताइगुओ को पिछली रात का अपना शरीर याद आया, जो इतना कसा हुआ था कि किसी पुरुष को पागल कर सकता था। यही एक स्त्री का सार था। उसने घबराकर घूंट भरा। उसकी नजर अनजाने में चेंग सू पर पड़ी, लेकिन उसकी सतर्क आंखों से नजर मिलते ही उसने अपना चेहरा गंभीर कर लिया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नई दुल्हन होने के नाते आपको अपने सास ससुर को चाय पिलानी चाहिए। आप में इतनी बुनियादी शिष्टाचार की कमी तो नहीं होनी चाहिए, है ना?
ची ताइगो ने अपने कपड़े उतारे और टी शर्ट पहन ली। चेंग सू कुछ नहीं बोली। अपने पैरों को घसीटते हुए उसने कहा, तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर आ जाऊंगी। ची ताइगो थोड़ी देर रुकी, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह नाटक करने में वाकई माहिर थी, है ना? जाते समय उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और चेंग सू ने गहरी सांस ली और फिर एक और आह भरी। पहचान बदलने की यह स्थिति उसके लिए बिल्कुल नई थी। अधिकार का प्रदर्शन। विज्ञापन। अल्पविराम। नई दुल्हन को अपने ससुराल वालों को चाय परोसनी थी और चेंग सू के ससुराल वाले काफी देर से मुख्य हॉल में बैठे इंतजार कर रहे थे। अपने पिछले जीवन में चेंग सू की मृत्यु बिना किसी आधिकारिक प्रेमी के हुई थी। शादी करने की तो बात ही छोड़ दे, इसलिए वर्तमान स्थिति ने उसे बेहद असहज और असहाय महसूस कराया। क्यूई ताइगो ने उस पर हल्की सी नजर डाली। चेंग सू ने अपने होंठ सिकुड़े और 50-60 वर्ष की आयु के दो बुजुर्गों को देखा जो दो पुरानी ताइशी कुर्सियों पर बैठे थे। उसकी आंखें कुछ बार झपकी। वहां उसके ससुर और सास मौजूद थे। बेचारी, उसने अभी तक किसी से डेटिंग भी नहीं की थी और वह पहले से ही किसी और की पत्नी बन चुकी थी। अब उसे अपने ससुराल वालों और मिलनसार छोटे देवर भाभी के प्रति कर्तव्य निभाना था और अब से पूरे घर की सेवा करनी थी। ये कितना हास्यास्पद है। स्वर्ग उसे किस तरह की परीक्षा दे रहा था। क्या वह इस भूमिका को निभा पाएगी? चेंग सू की पलकें थोड़ी झुक गईं, जिससे एक कड़वी मुस्कान प्रकट हुई। उसकी सास, मदर क्यूई, ने उसे लकड़ी के एक टुकड़े की तरह बिना किसी चतुराई के स्थिर खड़े देखा और मन ही मन उसे और भी कम पसंद करने लगी। इस मूर्ख को देखो, भला इससे क्या फायदा? इसने तो काफी समय पहले बूढ़े आदमी से सामान लौटाने का सुझाव दिया था। वैसे भी क्यूई परिवार इतना गरीब नहीं था कि पैसे वापस न कर सके। भला इतने मामूली कारण के लिए अपने बेटे के वैवाहिक सुख को क्यों दांव पर लगाए? उनके प्रतिभाशाली पुत्र के लिए संभवतः एक परी जैसी पत्नी या कम से कम किसी प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य ही उचित थी। यूं परिवार के संरक्षण पर निर्भर रहते हुए उनका भविष्य असीम रूप से उज्ज्वल होता। चेंग सू के पास क्या था? उसके पूर्वज घिनौने पूंजीपति थे और वह खुद एक उग्र और झगड़ालू महिला थी। फिर भी ये हठी बूढ़ा अपनी इज्जत बचाने पर तुला हुआ था, अपनी जड़ों को न भूलने जैसी बेतुकी बातें कर रहा था और अपने ची परिवार को चेंग परिवार से जोड़ने पर तुला हुआ था। बस देखते ही देखते एक बार ये दुल्हन घर में दाखिल हो गई तो फिर कहीं शांति नहीं रहेगी। ये सोचकर माँ ची की निगाहें और भी कठोर हो गईं। चेंग सू को अभी भी हिलते डुलते न देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और जोर से खांसने लगी। चेंग सू ने अपना सिर उठाया और अपनी सास की तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना किया। अनजाने में ही उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। सास और बहू, उफ! जिस तरह से उसकी सास उससे नफरत करती थी, उसे देखकर लगता था कि उनका भविष्य का रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अगर हम दो बूढ़े लोगों को तुम्हारी चाय पीने का सौभाग्य नहीं मिला तो यूं ही मत खड़ी रहो, जाओ नाश्ता बनाओ। तुम्हारे ससुर को खाना खाने के बाद खेतों में काम करना है, माँ ची ने उदास चेहरे से कहा। शुरू से ही उसके शब्द चुभने वाले और उकसाने वाले थे। क्या इसका मकसद नई दुल्हन को डराना था? चेंग सू ने ची ताइगो की ओर देखा, जिसने केवल थोड़ी सी भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा, जिससे चेंग सू ने कड़वी मुस्कान दी। उसकी यादों में ची ताइगो ने कभी उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया था, क्योंकि वह हमेशा कहती थी कि वह उसका खरीदा हुआ मंगेतर है। इसलिए फिलहाल वह उससे अपने पक्ष में होने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। बहू अभी अभी घर आई है और अभी भी शर्मा रही है। इतनी जल्दी क्या है? ससुर की आवाज ने चेंग सू का बचाव करते हुए कहा। चेंग सू ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए नीचे देखा और 8 अमर देवताओं की मेज पर रखे सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की ट्रे पर एक चमेली और लाल रंग का डिजाइन देखा, जिस पर एक गोल मटोल सफेद चायदानी और कई कप रखे हुए थे। वह चलकर आई, चाय के कुछ कप भरे और सबसे पहले फादर क्यूई को एक कप दिया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए एक लाल लिफाफा देते हुए कहा, अब से यह आपका घर है। हम परिवार हैं, औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद पिताजी, चेंग सू ने कहा। फिर उसने अपनी सास को चाय का प्याला दिया। माँ ची, उसे अपनी औकात दिखाने के इरादे से तुरंत प्याला स्वीकार नहीं किया और बस इतना कहा, यहाँ शादी करने के बाद तुम ची परिवार की बहू हो, घर की तरह मनमानी नहीं कर सकती। अब से तुम्हें अपने पति के परिवार को प्राथमिकता देनी होगी, ताइगो को प्राथमिकता देनी होगी, अपने ससुराल वालों के प्रति सम्मान दिखाना होगा और जल्द ही हमारे ची परिवार के लिए संतान उत्पन्न करनी होगी, समझी? इस तरह के भाषण के बाद चेंग सू के होंठ फड़कने लगे। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसकी सास अभी भी किंग राजवंश में जी रही होगी, तभी उसने ऐसी बात कही होगी। सास जी, कृपया चाय पीजिए, मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ, चेंग सू ने मुस्कुराते हुए कहा और माँ जी के बगल में मेज पर चाय रखकर मुड़ी और चली गई। वह एक आधुनिक महिला थी जो इस धारणा से अपरिचित थी कि पति को स्वर्ग के समान मानना चाहिए, इसलिए कृपया उसकी नासमझी के लिए उसे क्षमा कर दें। C6 रसोई चल गई। विज्ञापन। अल्पविराम। चेंग सू दृढ़ता से वहां से चला गया, जिससे माची आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई, दरवाजे की ओर इशारा करती हुई और लगातार कांपती रही और अंत में एक वाक्य बोल पाए, ये कैसा रवैया है? ये वाकई चौंकाने वाला था। एक नई दुल्हन ने पहले ही दिन अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत की।
सभी जानते थे कि उसका स्वभाव उग्र था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि परिवार में कदम रखने के बाद भी वह इतनी गुस्सैल रहेगी। वह बेहद गुस्से में थी। कोई बात नहीं, वो अभी जवान है, हम उसे धीरे धीरे सिखा देंगे। वैसे भी क्या उसे नाश्ता नहीं बनाना है? पिता की हुई को ज्यादा परवाह नहीं थी। नई दुल्हन का थोड़ा शर्मीला होना स्वाभाविक है, उसे धीरे धीरे सिखाया जा सकता है। माँ ची का चेहरा उतर आया। बूढ़े आदमी के रवैये की वजह से ही ची परिवार को ऐसी बहू मिली थी। उनकी ताइगुओं के साथ अन्याय हुआ था। उसने अपने सबसे बड़े बेटे ताइगुओं की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था और उसने कुछ नहीं कहा, जिससे वही सोचने पर मजबूर हो गई कि वह क्या सोच रहा होगा। लेकिन माँ ची को लगा कि वह नाखुश है। भला ऐसी दुल्हन के साथ वह खुश कैसे हो सकता है? पिता क्यूई ने ताइगुओं से पूछा कि वह अपनी सैन्य इकाई में कब लौटने की योजना बना रहा है। मैं कल जा रहा हूँ, ताइगुओं ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। उनकी छुट्टियों का समय पहले से ही सीमित था। शादी जैसा बड़ा आयोजन उन्हें अधिक छुट्टी लेने की अनुमति देता, लेकिन वे इसका लाभ नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए केवल 3 दिन की छुट्टी निर्धारित की थी। और चेंग सू को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह चाहती हो कि वह रुके। फिर आप, ये कैसी गंध है? ताइगुओं ने अपने पिता की बात काटते हुए, नाक सिकोड़ते हुए पूछा, मानो कुछ चल रहा हो। क्या कोई लकड़ी जला रहा है? माँ क्यूई को भी उसकी गंध आई। ताइगुओं ने बाहर देखा और धुआं देखकर वह अचानक खड़ा हो गया। एक तीखी चीख ने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। आग, आह! ताइगुओ तेजी से बाहर निकला और जैसे ही वह मुख्य द्वार से बाहर निकला, उसने देखा कि कोई अलग रसोई से बाहर भाग रहा है, जबकि अंदर से घना धुआं निकल रहा था। क्या? माँ ची और अन्य लोग भी बाहर आ गए और ये दृश्य देखकर जोर से चिल्ला उठे, आग लग गई है। ताइगुओ पहले ही आंगन में स्थित कुएं की ओर दौड़ चुका था। उसने झटपट पानी भरा और रसोई की ओर भागा। आग बहुत बड़ी नहीं थी, बस चूल्हे के बगल में रखे लकड़ी के ढेर को जला रही थी और उसके साथ साथ फैल रही थी। कशिश! छप छप की आवाज के साथ पानी की बाल्टी फेंकी गई और ताइगुओ रसोई से बाहर निकला। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे पानी लेकर आए थे। पिता और पुत्र ने मिलकर बाल्टी दर बाल्टी पानी भरकर आग को जल्दी बुझा दिया। खनक! ताइगुओ ने लोहे की बाल्टी जमीन पर गिरा दी, फिर चेंग सू की ओर मुड़कर देखा। चेंग सू कालिक से पूरी तरह ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट थे। उसकी गोरी रंगत पर काली राख की धारियां थीं और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थी। ताइगुओ की निगाहें महसूस करते हुए उसने कुछ झिझकते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। ये सच था कि पिछले जन्म में वह अनाथ थी, लेकिन उसका पालन पोषण अनाथालय में हुआ था और उसे सहारा देने वाला एक संरक्षक भी था, इसलिए उसने कभी ग्रामीण जीवन से संबंधित कोई काम नहीं किया था। लकड़ी से खाना पकाने का सबसे पारंपरिक तरीका उसने केवल सहपाठियों के साथ कैंपिंग के दौरान ही देखा था और इससे पहले उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। इस बार बहू के रूप में नाश्ता बनाते हुए उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन किसे पता था। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति है! हे दुष्ट स्त्री, नाश्ता बनाते समय भी तुमने मेरी रसोई जला दी। क्या तुम बिल्कुल निकम्मी हो? रसोई को जलते जलते बचा देखकर माँ ची का हृदय टूट गया और उन्होंने चेंग सू को निर्दयता से कोसना शुरू कर दिया। गालियों की बौछार, थूक के छींटों के साथ चेंग सू के चेहरे पर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि बस एक लाउडस्पीकर से आवाज को और तेज करने की कमी थी, जो सीधी चेंग सू के कानों की ओर लक्षित था। बेचारी चेंग सू ने अपना कान खुजलाया और एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं अभी उतनी कुशल नहीं हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार भी ऐसा होगा। माँ ची चीखी, तुमने एक ही बार में आधी रसोई जला दी, क्या अगली बार पूरा घर जला दोगे? जैसा कि मैं देख रही हूँ, भाभी ने जानबूझकर ऐसा किया है ना? जानबूझकर जलाकर उन्हें फिर कभी रसोई में काम नहीं करना पड़ेगा। अचानक एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। असंतोष! चेंग सू मुड़ी और उसके पीछे चेकदार पोशाक पहने, बाल खुले हुए एक युवती खड़ी थी, जो व्यंग्य से भरे चेहरे के साथ उसे देख रही थी। यह उसकी भाभी ची फैंगपिंग थी, जो उसकी देवर ची जियानगुओ की जुड़वा बहन थी। वह हमेशा से चेंग सू से काफी असंतुष्ट थी और अब जब उसे मौका मिला तो स्वाभाविक रूप से वह उससे बदला लेना चाहती थी। चेंग सू झुंझलाहट से हंसते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी भाभी, क्या आप मेरे पेट में कोई कीड़ा है? ये सोचकर कि आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। दुर्भाग्य से इस बार आपने गलत समझा है। वह निश्चित रूप से कमजोर व्यक्ति नहीं थी। क्यूई फैंगपिंग की सलीके से सवारी हुई भौहें ऊपर उठ गईं। क्या उसने उसे कीड़ा कहकर उसका अपमान किया? जैसे ही वह पलटवार करने वाली थी, माची ने उसे पहले ही रोक दिया। फैंगपिंग सही कह रही है, तुमने ये जानबूझकर किया है। वाह वाह, घर में आते ही चालबाजी शुरू कर दी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये चेंग परिवार नहीं है, तुम्हारी शादी हमारे ची परिवार में हो चुकी है। चालबाजी करके आलसी बनने की सोच रही हो, नामुमकिन है। बिना कुछ कहे चेंग सू ने अपनी आंखें घुमाई। तो आज के जमाने में भी सासे और नंदे लोगों को बिना उन्हें सफाई देने का मौका दिए ही दोषी ठहरा देती हैं। बस करो, ये तो एक हादसा था। आज बहुत गर्मी है, हवा चल रही है और सूखा मौसम है, ऐसे में गलती से आग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इस सब बवाल की कोई जरूरत है? जल्दी से सफाई करो, देर हो रही है। पिताजी ने बीच में कहा, खैर जो हो गया सो हो गया। शुक्र है
किसी को चोट नहीं आई। ताइगुओ की बहू, तुम जल तो नहीं गई ना? उनके शब्दों में चिंता झलक रही थी और चेंग सू के दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आग लगते ही मैं थोड़ी घबरा गई थी, इसीलिए मैं बाहर भागी थी। अच्छा है, अगली बार आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। यह मौसम गर्म है और लकड़ी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसलिए इसमें आग लगना आसान है, फादर क्यूई हंसते हुए बोले। हाँ, चेंग सू ने धीरे से आह भरी, इस बात से खुश थी कि कोई समझदार व्यक्ति तो है। उसने ची ताइगुओ की ओर देखा, उसकी निगाहें गहरी थी और वह भी उसकी ओर देख रहा था, उसके होठों के कोने पर व्यंग्य की झलक थी। चेंग सू को ये सब व्यर्थ लगा और उसने मुंह फेर लिया, उसकी निगाहें रसोई पर टिक गईं। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा कर रही थी, सच में उसे आग लगाने में महारत हासिल नहीं थी। माताची और ची फैंगपिंग ने पिताजी को चेंग सू की रक्षा करते देखा और वे ईर्ष्या से भर उठी, विशेषकर माताची। बहू के प्रति उनकी झुंझलाहट और भी बढ़ गई और वे उसे ऐसे घूर रही थी मानो उसे ठीक से देख भी न पा रही हो। मैं कल की दावत के बचे हुए कुछ केक खाकर खेतों की ओर चलूंगा, पिता क्यूई समय बर्बाद करने वालों में से नहीं थे। आसमान में सूरज को ऊंचा देखकर उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगा, ची ताइगुओ ने कहा। बहुत खूब, तो बुढ़िया, ताइगुओ और मैं पहले खेतों की ओर चलते हैं। पिता क्यूई अपने बेटे के साथ समय बिताकर खुश थे, जो शायद ही कभी घर लौटता था। माँ क्यूई ने चेंग सू को घूरते हुए कहा, जल्दी करो और रसोई साफ करो, लकड़ी के शेड में जाकर नई आग जलाने के लिए और लकड़ी इकट्ठा करो और सारी गीली लकड़ी को सुखाने के लिए बाहर निकालो। चेंग सू ने जवाब दिया और दोबारा रसोई में चली गई। लेकिन कालिक से सनी उन दीवारों और जमीन पर फैले पानी को देखकर और पानी से टपकते हुए लकड़ियों के ढेर को देखकर उसके होंठ निराशा से हल्के से सिकुड़ गए। ये गंदगी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उसे गैस स्टोव की याद आ रही थी और वह 21वीं सदी में वापस जाने के लिए तरस रही थी। लेकिन वास्तविकता कठोर थी, वह वापस नहीं जा सकती थी। चेंग सू ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा उतर गया। लगता है उसे इस युग में जीवन जीना धीरे धीरे सीखना होगा। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा इससे पहले कि तुम हिलो? तुम्हारा क्या उपयोग है? क्या तुम लकड़ी का एक टुकड़ा हो जो केवल लात मारने पर ही हिलता है? विचारों में डूबी हुई चेंग सू को उसकी सास ने पीछे से धक्का देकर चौंका दिया। जब माँ ची अंदर आई और उन्होंने अफरा तफरी देखी तो दर्द से कराहते हुए बोली, इतने सालों में मैंने कभी किसी को खाना बनाते हुए रसोई में आग लगाते नहीं देखा। फैंगपिंग, जल्दी आओ और मदद करो। C8 सुअर का सौभाग्य। शादी के दूसरे दिन चेंग सू को रसोई में आग जलाने और खाना पकाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसने अपनी सास के मार्गदर्शन में खाना बनाना सीख लिया और खुशी से नाचने लगी। माँ क्यूई ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, तुमने अपने माता पिता के घर पर खाना तो नहीं बनाया होगा, है ना? चेंग सू की आंखें थोड़ी झिलमिला उठी और उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? बस बात यह है कि मुझे अभी यहाँ की आदत नहीं पड़ी है। बेशक उसे खाना बनाना आता था, बस उसे आग जलाना नहीं आता था। अपने पिछले जीवन में वह एक होटल में काम करती थी, अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चख चुकी थी और छुट्टियों के दिनों में खाना पकाने में रुचि रखती थी। अपने खाली समय में वह होटल की रसोई में जाकर रसोइयों से खाना पकाने के टिप्स लेती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी एक दोस्त थी जो लजीज खानपान की विशेषज्ञ थी, जिससे उसने बहुत कुछ सीखा था। तो वह न केवल खाना बनाना जानती थी बल्कि उसकी पाककला भी काफी अच्छी थी। अगर वह मन लगाकर काम करती तो जटिल व्यंजन भी बना सकती थी। दुर्भाग्यवश वह सब अतीत की बात थी और यहाँ रसोई को देखकर उसके मन में कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं थी। अच्छा होगा कि तुम ऐसा न करो, जल्दी करो और दोपहर का खाना तैयार करो, तुम्हारा पति और ससुर जल्द ही खेतों से लौट आएंगे, माँ ची ने गुस्से में कहा और रसोई से बाहर चली गई। चेंग परिवार के पूर्वज भ्रष्ट पूंजीपति थे और वह जानती थी कि उसकी बहू में थोड़ा घमंड है। वह सोचती है कि वह अभी भी राजधानी की लाडली अमीर लड़की है जिसकी हमेशा सेवा की जाती रही है और वास्तव में सोचती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अच्छा हुआ कि उसे खाना आता था, वरना अगर कोई औरत ठीक से खाना भी नहीं बना सकती तो उसका क्या फायदा। दोपहर का खाना बनाने की बारी आई तो ज्यादा कुछ करने को नहीं था। उसने चावल को एक बर्तन में पकाया जो थोड़ा जल गया था और सब्जियों की बात करें तो कल की दावत से काफी सब्जियां बची हुई थी। ग्रामीण इलाकों में दावतों का बचा हुआ खाना पड़ोसियों या मदद करने वालों के साथ बांट लिया जाता था और कुछ घर के लिए रख लिया जाता था। चेंग सू ने चूल्हे पर रखी मिली जुली सब्जियों की बड़ी थाली पर नजर डाली। वाकई मिली जुली सब्जियां। झंझट से बचने के लिए उन्हें एक ही थाली में एक साथ डाल दिया गया था और अब कुछ मक्खियां खुशी से ऊपर नाच रही थी। गंध के बारे में उसने मक्खियों को भगाया और सूंघा। अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है, ये तो थोड़ा खराब हो गया है। खैर, मई का महीना था, मौसम गर्म था और क्यूई परिवार के पास फ्रिज नहीं था, तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात थी कि मांस और सब्जियां रात भर में खराब हो गईं। चेंग सू कभी भी इन बासी और थोड़े खराब बचे हुए खाने को नहीं खाएगी और इसके अलावा खराब खाना खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता और इससे आसानी से बीमारी हो सकती है।
उसने चारों ओर देखा और कमरे के कोने में रखे कूड़ेदान को देखकर खाने की पूरी थाली उसमें उड़ेल दी। उन दिनों ग्रामीण इलाकों के लगभग हर घर में सुअर पाले जाते थे और किवी परिवार और उनके माता पिता का घर भी इसका अपवाद नहीं था। माँ किवी अपने परिवार के 2 बड़े बड़े मोटे सुअरों की देखभाल बड़े चाव से करती थी। उन्होंने उन्हें खुद देखा था। अभी मई का महीना ही था और उन छोटे सुअरों का वजन शायद 100 पाउंड से भी ज्यादा हो गया था। इसलिए अगर लोग इस सड़े हुए भोजन को नहीं खाएंगे तो सुअर निश्चित रूप से इसे खाएंगे। पास ही स्थित सुअर बड़े से आ रही मोटे सुअरों की ऊं की आवाज सुनकर चेंगसू ने धीरे से गुनगुनाया, आज तुम लोगों को खूब मजा आने वाला है। सुअरों के लिए खराब सब्जियों को फेंकने के बाद चेंगसू ने रसोई की पूरी तलाशी ली और उसे कोई मांस नहीं मिला, लेकिन कल की दावत से बची हुई पत्ता गोभी और मूली अभी भी काफी मात्रा में मौजूद थी। उसने तुरंत कुछ जुगाड़ किया और तीखी मिर्च के साथ पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, मूली और अंडे का पैनकेक तैयार किया और अलमारी में उसे स्मोक्ड मीट का एक टुकड़ा मिला। वह अभी भी खाने लायक था, इसलिए उसने उसे काटकर लहसुन और तीखी मिर्च के साथ भून लिया, जिससे चारों ओर एक स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। तीनों व्यंजन तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब तक चेंगसू ने खाना खत्म किया तब तक उसने आंगन में फादर किवी और ताइगुओ की आवाजें सुनी। वे लौट आए थे, समय बिल्कुल सही था। चेंगसू ने अपने द्वारा बनाए गए व्यंजनों पर एक नजर डाली, गर्व से अपनी भौहें उठाई और सोचा, अब माँ किवी के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिजूल खर्ची करने वाली बहू। अल्पविराम। चेंगसू ने अपनी सास के निर्देशानुसार काम किया, बर्तनों को खाने की मेज पर रखा और खाना परोसा। मुर्गे के आकार के सफेद चावल के कटोरे और खाने की कई प्लेटों को देखकर वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कल ही वह एक होटल में स्वादिष्ट स्टेक का आनंद ले रही थी और आज अपने युग के अनुरूप पारंपरिक डेक्रोन सूट पहने हुए वह एक नई दुल्हन के रूप में किवी परिवार के लिए सूप बना रही थी और उनके हाथ धो रही थी। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, मानो उसने पिछले जन्म में ऐसा पहले भी किया हो, इसलिए उसे इसमें कुछ भी अविश्वसनीय नहीं लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि महज एक दिन में ही उसकी पहचान और भूमिका मानसिक रूप से बदल गई हो? जीवन की परिस्थितियां कितनी विचित्र हो सकती हैं। चेंगसू ने अपने हाथों को देखा, जो पहले की तरह पतले और सुडौल नहीं थे। क्या ये हाथ अब भी बहू के हाथों की तरह कपड़े धोने, खाना पकाने, घर के कामकाज और ससुराल वालों की देखभाल करने का काम करते रहेंगे? उसे अचानक निराशा की लहर महसूस हुई। उसे एक जापानी ड्रामा याद आ गया जिसमें एक आदमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम काम नहीं करती, घर पर रहकर गृहिणी की तरह अपना समय बिताती हो, अपने माता पिता का सम्मान करती हो, घर का कामकाज संभालती हो, बच्चे पैदा करती हो। और नायिका बस इतना जवाब देती है, मैं ये सब खुद कर सकती हूँ। सचमुच, शादी करना, ससुराल वालों की सेवा करना, खुद को एक दाई की तरह मानना, अगर शादी ऐसी ही होती तो अकेले रहना ही बेहतर होता। तो उनके जमाने में उनके जैसी कई संपन्न अविवाहित महिलाएं शादी करने की बजाय अविवाहित रहना पसंद करती थीं। लेकिन इस युग में शादी न करना कोई विकल्प ही नहीं था। चेंगसू ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया। अब उसकी स्थिति किसी और पुरुष की पत्नी के रूप में थी। ये सब क्या है? एक आवाज ने हैरानी से कहा, जिससे चेंगसू के विचारों में खलल पड़ा। अपना सिर घुमाकर उसने अपनी सास के चेहरे पर आश्चर्य और अपनी छोटी नंद के चेहरे पर दिख रही खुशी को देखा। यह क्या है? ये भोजन है, और क्या हो सकता है? वाह, ये तो देखने में ही बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी अच्छी है। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो सब बैठते हैं और खाना खाते हैं। फादर किवी मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, मैंने रसोई में कुछ पत्ता गोभी और मूली देखी, इसलिए मैंने ये व्यंजन बना लिए। मांस ज्यादा नहीं है, लेकिन हम आज रात पकाने के लिए कुछ खरीद लेंगे। चेंगसू को लगा कि माँ किवी शिकायत कर रही है कि व्यंजन बहुत कम बने हैं। क्या पकाना था? क्या कल की दावत से बहुत सारा खाना बचा नहीं था? तुमने उसे गर्म करके क्यों नहीं परोसा? माची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चेंगसू ने कहा, वो मैंने उन्हें फेंक दिया। उन्हें फेंक दिया? कहाँ फेंका? माची के चेहरे के भाव बदल गए। चेंगसू कुछ असमंजस में पड़ गया और उसने जवाब दिया, मैंने उन्हें सुअरों को खिलाने के लिए बने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। वे खट्टे हो गए थे, खाने लायक नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, माँ किवी हवा के झोंके की तरह तेजी से बाहर निकली और लगभग चेंगसू को उसके पैरों से उखाड़ फेंकी। बड़ी भाभी ने वाकई कड़े कदम उठाए, सुअरों को खिलाने के लिए इतना सारा खाना फेंक दिया। छी छी, ची फैंगपिंग की आंखों में शरारती खुशी की चमक थी। चेंगसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यह पहले से ही खराब हो चुका है तो क्या मुझे इसे आपको परोसना चाहिए था? छोटी भाभी, आपको तो पेट दर्द से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराएंगी। तुम? किवी फैंगपिंग गुस्से से लाल हो गया। चेंगसू ने मुंह फेर लिया और चिताइगुओ की ओर देखा, जो भौहें चढ़ाए खड़ी थी। उसने पूछा, जरूर आपको नहीं लगता कि मुझे इसे बाहर फेंक देना चाहिए था, है ना? ऐसा करने से पहले तुमने माँ से नहीं पूछा था। चिताइगुओ अपनी माँ के मितव्ययी स्वभाव को जानता था और अब जब चेंगसू ने खाने की पूरी थाली फेंक दी थी तो उसे डर था कि उसकी माँ बहुत क्रोधित होंगी। ये बहुत ही फिजूल खर्ची लग रही थी। क्या मुझे इसके बारे में पूछने की भी जरूरत है? अगर खाना खराब हो गया है
तो मैं और क्या करूं? ची ताइगुओ की बात सुनकर चेंग सू दंग रह गया। क्या उसने उनसे ऐसे खाने की उम्मीद की थी? जब वह इस बारे में सोच रही थी, तभी उसकी सास गुस्से में वापस अंदर आए और चिल्लाते हुए चेंग सू की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे कितनी बदकिस्मती है, क्यों ही परिवार को ऐसी फिजूल खर्ची वाली बहू कैसे मिल गई। C10 जारी रहेगा। पिछले कई वर्षों से ची ताइगुओ की आमदनी हमेशा घर भेजी जाती रही थी, इसलिए ची परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी। अब ताइगुओ की शादी होने और सबसे बड़े बेटे होने के नाते परिवार ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को बहुत महत्व दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक भव्य और जीवंत भोज का आयोजन हुआ। दावत के बाद काफी खाना बच गया था। कल रात माची ने पहले ही काफी खाना दूसरों में बांट दिया था और परिवार ने भी अपने लिए काफी कुछ रख लिया था, ये सोचकर कि उन्हें कुछ दिनों तक मांस या सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे कुछ पैसे बचा सकेंगे। वह गरीबी से बेहद डरती थी और हमेशा मितव्ययी रहती थी। उसके लिए बचे हुए खाने को तब तक खाना आम बात थी जब तक वह पूरी तरह खत्म न हो जाए, और इस बार भी उसने ऐसा ही करने की योजना बनाई थी। परिवार में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। गरीब परिवार से आने वाले किसे ये शिकायत करने का अधिकार था कि खाना बचा हुआ है या नहीं। सुधार और उदारीकरण के युग में आम लोगों के जीवन स्तर में अतीत की तुलना में सुधार होने के बावजूद आज भी कई लोग भूखे रहते हैं। ताइगुओ से मिलने वाले मासिक भत्ते की बदौलत किवी परिवार का जीवन अपेक्षाकृत आरामदायक था, लेकिन फिर भी वे हर दिन मांस नहीं खाते थे। वे कभी कभार ही खास मौकों पर मांस खरीदते थे। लेकिन अब चेंग सू ने मदर किवी की उत्तम योजना को बिगाड़ दिया था और बचे हुए भोजन को कूड़ेदान में फेंक दिया था। बाल्टी को बचे हुए खाने से भरा देखकर माची इतनी दुखी हुई कि उसने अपनी छाती पीटते हुए चाहा कि काश वह उन सबको वापस निकाल पाती। ये फिजूल खर्ची करने वाली बहू कितनी बेकार औरत है, हद हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिंदगी कितनी कठिन है। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ किवी ने गुस्से से भरी निगाहों से चेंग सू को घूरा। उनका गुस्सा काबू में नहीं रहा। उसके गुस्से को देखकर चौंककर चेंग सू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने देखा कि खाना खराब हो गया था, वह खट्टा हो गया था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। बड़ी बहन, हालांकि मई का महीना है और मौसम वाकई गर्म है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक रात ही बीती है। इतनी जल्दी खाना खराब कैसे हो गया? आप ताज़ा खाना खाना चाहती थी, इसलिए आपने जानबूझकर फेंक दिया, है ना? ची फैंगपिंग ने बीच में कहा, हमारा ची परिवार पूंजीवादी परिवार नहीं है, हमने कभी विलासितापूर्ण जीवन नहीं जिया। हालांकि आपके पूर्वज विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, सोना चांदी पहनते थे, लेकिन आप अब अमीर नहीं है ना? आपको मितव्ययिता का महत्व कैसे नहीं पता? चेंग सू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने जवाब दिया, छोटी भाभी, चूंकि आप मुझे बड़ी बहन कहती हैं, इसलिए आपको अधिक विनम्रता से बात करनी चाहिए। ये जानबूझकर या अनजाने में हुई बात, इसमें आपकी तरह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने बस इतना देखा कि खाने से बदबू आ रही थी और उसका स्वाद खराब था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया ताकि कोई बीमार न पड़ जाए। मैं तो बस सबकी सेहत का ख्याल रख रही थी। ची फैंगपिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और आंखें घुमाई। तुम्हारी बातें तुम्हारे कामों से कहीं बेहतर हैं। ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? माची को बर्बाद हुए खाने का अभी भी बहुत दुख था और उन्होंने अपनी बात साफ साफ कह दी। मुझे लगा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। लगता है मैं गलत थी, चेंग सू ने जवाब दिया। उस व्यंग्य को सुनो, वह किसका मजाक उड़ा रही थी। माची अब भी उसे बहू के कर्तव्यों के बारे में उपदेश देना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा, ठीक है, अगर यह खराब हो गया है और खाने लायक नहीं है, तो इसे फेंक दो। हमारे घर में सुअर हैं, वे इसे खाकर मोटे हो जाएंगे और अंत में हम फिर भी सुअर का मांस खा लेंगे। चेंग सू के होठों के कोनों पर एक झंझनाहट दिखाई दी। चलिए सब बैठकर खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फादर किवी ने सबको खाने की मेज पर बुलाया, फिर चेंग सू की ओर मुड़कर तारीफ करते हुए कहा, ताइगुओ की पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, स्वादिष्ट है। पिताजी, ये चावल जले हुए लग रहे हैं। ची फैंगपिंग ने जली हुई गंध को महसूस किया और चेंग सू की ओर देखा। चेंग सू ने कुछ नहीं कहा। माची ने मेज पर लहसुन के साथ तला हुआ बेकन देखा और उनके दिल में फिर से दर्द उठ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हमने कल इतना सारा मांस खाया था, बेकन क्यों बनाया? लकड़ी और चावल की लागत का अंदाजा तो घर चलाने वाले को ही होता है। बस करो। पिता किवी ने सख्त निगाहों से देखते हुए भौहें चढ़ा ली और घूरकर उसे चेतावनी दी। ये देखकर माँ किवी और भी क्रोधित हो गईं, उनका चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन वह केवल व्यंग्यपूर्वक चेंग सू को फटकार लगा सकी और फिर खाना खाते हुए उसमें कमियां निकालने लगी। चेंग सू के लिए खाना निगलना लगभग असंभव था और उसने पूरे भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। बहू के रूप में अपने पहले ही दिन सास के साथ इतने तनावपूर्ण संबंधों के बीच वह आने वाले दिनों में कैसे सब कुछ संभाल पाएगी। C11 सुअर की लीद उठाने वाला अधिकारी। दोपहर में चेंग सू ने आंख को दबाते हुए अपनी नाक कागज के टुकड़ों से भरी हुई और सुअर के बाड़े के सूखे भूसे में सावधानीपूर्वक खड़ी होकर पके हुए सुअर के चारे को नाद में डाल रही थी। बचे हुए भोजन को लेकर हुए विवाद के बाद, चाहे उसका समाधान हुआ हो या नहीं, भोजन को पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और माची, चाहे कितनी भी मितव्ययी क्यों न हो,
उसे निकालकर खाने का जोखिम नहीं उठाती, इसलिए वास्तव में अंततः इसका लाभ सूअरों को ही मिला। लेकिन सूअरों के फायदे के लिए भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह एक ही बार में परोस सके। इसके बजाय इसे कई बार थोड़ा थोड़ा करके परोसना पड़ता था। पकाने से पहले इसे कटे हुए शकरकंद की बेलों और पत्तियों के साथ मिलाना पड़ता था और तभी यह सूअरों के लिए उपयुक्त होता था। और इसलिए सूअरों को खिलाने का काम स्वाभाविक रूप से चेंग सू पर आ पड़ा, जो इस समस्या का मुख्य सूत्रधार था। उसे न केवल सूअरों को खाना खिलाना पड़ता था, बल्कि उनसे गोबर साफ करने की भी उम्मीद की जाती थी। चेंग सू ने बस एक नजर डाली और दोपहर के खाने को उल्टी कर दिया और बाड़े में जाने से साफ इनकार कर दिया। माँ ची की निगाहें जानलेवा थीं। उनका चेहरा मिट्टी के बर्तन की तली की तरह काला था और उन्होंने चुभने वाले शब्दों से चेंग सू पर प्रहार किया। चेंग सू ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपने मुंह और नाक पर लपेटने के लिए एक तौलिया उठाया और सूअर का चारा बाड़े में ले गई, अपनी सास के अचंभित चेहरे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। सुनो, उस पर अभी भी शहर की लड़की होने का दिखावा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वह तो बस गांव की एक लड़की है। चेंग सू ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अपने पिछले जन्म में वह सचमुच अनाथ थी, लेकिन उसका पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ था। उसने कभी खेती बाड़ी का काम नहीं किया था, इसलिए चाहे वह शहरी हो या नहीं, वह शायद आधी शहरी और आधी शहरी ही थी, या यूं कहे कि पूरी तरह शहरी। खाने का आनंद लो दोस्तों, तुम्हारे इस स्वादिष्ट भोजन के लिए मुझे खूब डांट पड़ी है, चेंग सू ने गहराई भरते हुए कहा, और उसने दोनों मोटे सूअरों को बड़े चाव से अपना खाना खाते हुए देखा। उसकी नज़र एक बार फिर सूअर के बाड़े के चारों ओर बिखरे हुए गोबर पर पड़ी और उसका पेट मरोड़ने लगा, जिससे उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। स्वर्ग ने ही उसे यहाँ वापस भेजा है ताकि वह कष्ट सहे और संघर्ष करे। अपने पिछले जीवन में उसने कभी कुत्ता भी नहीं पाला था, इसलिए उसे कभी सूअर की गंदगी साफ करने वाली का खिताब नहीं मिला था। अब वह सूअरों की गंदगी साफ करने की इस भूमिका में कदम रख रही थी। तो ये स्वर्ग द्वारा उसके लिए एक परीक्षा थी। सच तो यह था कि वह 21वीं सदी में वापस जाकर कष्ट और संघर्ष सहना ज्यादा पसंद करती। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने फावड़ा उठाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब वह गोबर के ढेर की ओर चली और घृणा से भरे भाव के साथ वह कचरे में से कुछ चुनने के लिए मुड़ गई। क्यूई ताइगुओ बाहर खड़ी होकर हाथ बांधे हुए चेंग सू को देख रही थी। उसके अजीबोगरीब पहनावे को देखो, पता नहीं उसने कहाँ से आए वो पानी वाले जूते पहन रखे हैं, मुंह और नाक पर तौलिया लपेटा हुआ है और सिर पर स्कार्फ से बाल ढके हुए हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसकी मां ने उस पर दिखावा करने का आरोप लगाया। ग्रामीण इलाकों में ऐसी कौन सी महिला थी जिसने ये सारे काम न किए हों? फिर भी वह यहाँ बिल्कुल नौसिखिया लग रही थी। उसका तिरस्कार स्पष्ट और सच्चा था। तो क्या चेंग सू वाकई इतनी नाजुक थी? क्या उसे अपने माता पिता के घर पर कभी ये सब काम नहीं करने पड़ते थे? ची ताइगुओ उसे पसंद नहीं करता था और उसके बारे में अधिक जानने की पहल भी नहीं करता था। उसे उसके बारे में जो कुछ भी पता था वह उसके माता पिता और भाई बहनों से सुनी सुनाई बातों से ही पता चला था। उसके हाव भाव देखकर यह स्पष्ट था कि उसमें खेती बाड़ी के काम के लिए आवश्यक फुर्ती और कुशलता नहीं थी। या तो उसने घर पर कभी खेती नहीं की थी या फिर वह बहुत आलसी थी। खनक। ची ताइगुओ अचानक होश में आया तो उसने देखा कि चेंग सू फावड़ा फेंककर हौंफते हुए बाहर भाग रहा है। मैं यह नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती, चेंग सू चिल्लाए। बेहद घिनौना और असहनीय, वह गंदगी साफ करने का काम भी नहीं कर सकती थी। ची ताइगुओ ने उपहास करते हुए कहा, दिखावा? तो फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेते? चेंग सू ने चिढ़कर कहा, मैं इतना ही दिखावा करता हूँ। ची ताइगुओ ने उसे एक नज़र देखा, भागने की कोशिश कर रहे सूअरों को वापस बाड़े में धकेल दिया और चेंग सू द्वारा गिराया गया फावड़ा उठा लिया। बिना कोई भाव बदले उसने कुशलतापूर्वक सूअर के गोबर को ढेर में इकट्ठा कर दिया। 1 दशक से अधिक समय तक सेना में सेवा करने के बाद उन्होंने सब कुछ देख लिया था, गोलीबारी और छर्रों का सामना किया था। इसकी तुलना में सूअर का गोबर साफ करना क्या था? उसकी कुशल हरकतों को देखकर चेंग सू ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली और मानो स्वाभाविक रूप से आदेश दिया, अरे जब तुम ये कर ही रहे हो तो सूअरों को भी धो दो, वे बहुत गंदे हैं। ची ताइगुओ की निगाहें उसकी ओर ठंडी सी चमक के साथ घूमी। C12 पहले उसके साथ सोकर उसका दिल जीते। किसान की पत्नी का दिन तरह तरह के खेत के कामों और घर के कामों में बीत गया। शाम ढलते ही चेंग सू को सच में घबराहट होने लगी। खेती बाड़ी और घर के काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह इसे ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव मानती थी, जिसे वह धीरे धीरे सीख सकती थी और उस पर विचार कर सकती थी। लेकिन किसी के साथ बिस्तर साझा करना उसे मंजूर नहीं था। हालांकि वह युवाओं की नई पीढ़ी का हिस्सा थी और खुले विचारों से परिचित थी। उसके बॉयफ्रेंड रहे थे, लेकिन वह उस तरह की इंसान नहीं थी जो किसी ऐसे पुरुष के साथ सो सके जिसके प्रति उसे किसी भी समय कोई स्नेह महसूस न हो। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। लेकिन अब उसकी पहचान एक नवविवाहित पत्नी के रूप में थी और ची ताइगुओ से उसका विवाह वैध था। उसकी सामाजिक स्थिति सही थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा नहीं था। उसके दिल में ची ताइगुओ अब भी उसके लिए एक अजनबी था। भले ही उसके पास शरीर के मूल स्वामी की यादें थी, लेकिन अब वह स्वयं थी और इस शरीर पर नियंत्रण उसी का होना चाहिए था।
इसलिए वह क्यूई ताइगुओ के साथ अंतरंग संबंध नहीं बनाती थी, खासकर तब जब उनके बीच कोई भावनाएं नहीं थी। चेंग सू स्वाभिमानी थी, वह ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति कोई पहल नहीं करेगी जो उसे नजरअंदाज करे, और वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं सोएगी जिससे वह प्यार न करती हो। ची ताइगुओ एक सैनिक था, और उसकी पदवी को देखते हुए वह शायद एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी था। उसे उस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चेंग सू को पिछली रात की घटना याद आए और उसका चेहरा गर्म हो गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था, लेकिन इससे इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वह और क्यूई ताइगुओ अब पति पत्नी थे। खासकर जब उसकी सास ने चेंग सू को चादरें धोते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक स्पष्ट और संतुष्ट भाव था। लेकिन कल रात जो हुआ वो तो बीत चुका है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब जो वो है वही उसका असली रूप है। अगर उसे उसके साथ सोना है तो उसे पहले उसका दिल जीतना होगा। अपना मन बना लेने के बाद चेंग सू के मन को थोड़ी राहत मिली। दरवाजा खुला और ची ताइगुओ अंदर आ गया। चेंग सुक्सिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अभी अभी जो शांति कायम की थी वह फिर से घबराहट से भर गई और वह सावधानी से ची ताइगुओ को देखने लगी। ची ताइगुओ ने उसकी आंखों में सतर्कता और सावधानी देखी और अपनी निगाहों में एक भारीपन महसूस किया। उसकी नज़र का क्या मतलब था जो उसे किसी लंपट खलनायक की तरह देख रही थी। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके मन में उसके बारे में कोई विचार आ रहे थे, है ना? हम हास्यास्पद इशारे और प्रलोभन उस पर बेअसर थे। चलिए बात करते हैं। चेंग सू ने चुप्पी तोड़ी और कुछ बुनियादी नियम तय करके पहल करने का फैसला किया। क्या? क्यूई ताइगुओ ने दरवाजे के पीछे एक कील पर अपना तौलिया टांगते हुए पूछा। चेंग सू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह कैसे बताए कि वह उसके साथ बिस्तर साझा करने को तैयार नहीं है। अगर वह ऐसा कह दे तो उसके स्वाभिमानी पुरुष को ठेस पहुंच सकती है। इससे भविष्य में उनके रिश्ते के विकास में बाधा आ सकती है। चेंग सू की भौहें तन गईं। सैन्य विवाह संरक्षित होते हैं, किसी भी अप्रिय घटना को छोड़कर वह जीवन भर के लिए क्यूई ताइगुओ से बंधी रहेगी। इस स्थिति में उनके लिए हमेशा के लिए अलग रहना या तलाक लिए बिना कभी एक साथ बिस्तर साझा न करना संभव नहीं था, लेकिन तलाक के लिए आवेदन करना और उच्च अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक था। 21वीं सदी में लौटना असंभव था और उसके सामने खड़े व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल था। हालांकि वह बेहद आकर्षक नहीं था, लेकिन देखने में अच्छा लगता था और उसका सुगठित शरीर तो लाजवाब था ही। पुरुष ऐसे ही होते हैं, और जाहिर है चेंग सू को लगता था कि उसके पास ज्यादा विकल्प हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वह शादीशुदा थी। वह एक नैतिक व्यक्तित्व वाली महिला थी। किसी और के साथ संबंध रखना उनके बस की बात नहीं थी। भले ही उनके मन में ये भावनाएं कमजोर पड़ जाएं, लेकिन किसी और के साथ संबंध बनाने से पहले उन्हें तलाक लेना ही पड़ता। उसे लगा कि ची ताइगुओ भी ऐसा ही होगा। हालांकि वह उसे गहराई से नहीं जानती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति था। इसलिए चूंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे, चेंग सू चाहती थी कि वे लगातार झगड़ने के बजाय धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को विकसित करें। झगड़ने से वास्तव में कोई फायदा नहीं है। मुख्य सामग्री पर जाएं। नॉवेल एरो आ सी तेरा द गेम ऑफ हार्ड टू गेट। ची ताइगुओ काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन चेंग सू ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, जिससे उसका धैर्य टूट गया। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुम नहीं बोलोगे तो चलो सो जाते हैं। मुझे कल सैन्य अड्डे पर वापस जाना है। चेंग सू ने ओह कहा, फिर आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम कल बेस पर वापस जा रहे हो? वह जानती थी कि क्यूई ताइगुओ का सैन्य अड्डा किंग शहर में था, जो यहाँ से 5 या 6 घंटे की ड्राइव पर था। ची ताइगुओ ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने केवल 3 दिन की छुट्टी ली थी। मंद रोशनी में चेंग सू का चेहरा कुछ धुंधला दिख रहा था, और उसके हैरान चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ स्तब्ध हो। किसी कारणवश ची ताइगुओ को लगा कि इस समय उसमें सामान्य तीक्ष्णता और उद्दंडता गायब हो गई है, और वह वास्तव में कुछ कोमल और देखने में अधिक मनमोहक लग रही है। इस साल उसकी उम्र लगभग 20 साल थी, जो कि अच्छी उम्र है। ची ताइगुओ की नज़र उसकी नाइटगाउन के थोड़े से खुले कॉलर पर पड़ी, जहां उसे हंसली की हड्डियां दिखाई दी, और उसने तुरंत नजरें हटा ली। पिछली रात का दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया, परमानंद। उसका गला कांप रहा था, उसके कान गर्म महसूस हो रहे थे, और उसने अपनी मुठियां थोड़ी सी भींच ली। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने किसी स्त्री के स्पर्श का अनुभव किया था। और अब उसके ठीक सामने एक स्त्री थी, जिससे साबुन की गंध के अलावा एक सुखद सुगंध आ रही थी। कुछ और भी था। यह अजीब था, वे दोनों नहाने के लिए एक ही साबुन का इस्तेमाल करते थे, तो फिर उसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही थी? ची ताइगुओ ने हल्की सी सूंघ ली, उसकी इंद्रियां भटक रही थी। चेंग सू ने उसके इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल इस बारे में सोच रही थी कि उसने अभी क्या कहा था, वे इस पर वापस लौटने के बारे में। बहुत बढ़िया, इस तरह वे कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं, और उसे बिस्तर साझा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाद में जब उनके बीच प्यार की भावनाएं विकसित हो जाएंगी, तब वे साथ सो सकते हैं। अंदर ही अंदर उत्साहित महसूस करते हुए चेंग सुक्सिन ने पूछा, क्या आप कल सुबह जल्दी निकल रहे हैं? उसके सवाल से चौंक कर ची ताइगुओ भी अचानक होश में आ गया, और अपनी क्षणिक बेचैनी पर उसे घबराहट और झुंझलाहट महसूस हुई। वासना का आकर्षण वाकई खतरनाक था।
वह उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी उसके शरीर के बारे में सोच रहा था। कितना घिनौना। इसलिए जब चेंग सू ने पूछा तो उसका लहजा बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, मैं कल सुबह नाश्ते के बाद चला जाऊंगा। चेंग सू की आंखें अचानक खुशी से चमक उठी, जिसे देखकर ची ताइगुओ दंग रह गया। उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं वह उसके साथ बेस पर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही थी। सेना में उनका पद कंपनी कमांडर का था और सेना अड्डे पर छात्रावास थे। अब उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए परिवार के सदस्यों का सैनिकों के साथ आना असंभव नहीं था। वास्तव में छात्रावास परिसर आश्रितों से भरा हुआ था। लेकिन चेंग सू का क्या? मैं उस बेस पर जा रही हूँ जहाँ सैन्य अनुशासन कायम है। तुम बस अपने माता पिता के घर में ठीक से रहो, अपने ससुराल वालों का सम्मान करो और कोई भी गलत काम करने की सोचो। सैन्य जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। ची ताइगुओ का लहजा सख्त था। उसके स्वभाव को देखते हुए कौन जानता था कि अगर वह छात्रावास परिसर में गई तो क्या मुसीबत खड़ी कर देगी। उसे उम्मीद थी कि चेंग सू गुस्सा हो जाएगी। पहले तो वह अब तक पलटवार कर चुकी होती, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। ची ताइगुओ अचंभित रह गई और उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या वह इतनी सहजता से पेश आ रही थी? तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। चेंग सू ने जवाब दिया, क्या आपने मुझे जाने से मना नहीं किया था? ची ताइगुओ थोड़ी नाराजगी के साथ अकड़ गई। वह इतनी आज्ञाकारी कब हो गई? शादी से पहले तो उसने कई बार कहा था कि उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि वे बाद में एक दूसरे से गहरा प्यार कर सकें और साथ में बच्चे भी पैदा कर सकें। लेकिन अब वह उदासीनता का भाव दिखा रही थी। हाँ, क्या उसे दिखावटी उदासीनता का एक खेल खेलने की लत लग गई थी? उसकी निगाहों में तिरस्कार देखकर चेंग सू ने अनजाने में कहा, क्या देख रहे हो? ची ताइगुओ उसे कुछ शब्दों से चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम निगाहों को देखकर उसने चिढ़कर अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा, कुछ नहीं। चेंग सू ने ओह कहा और फिर पूछा, सैन्य अड्डा कैसा है? किसने सोचा था कि इस सवाल पर ची ताइगुओ के मुंह से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकल आएगी, एक ऐसी नज़र जो कहेगी कि तुम खुद को रोक नहीं सकते, है ना? C14 तुम कब तक सहन करोगे? सेना ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्र अपना पूरा भरोसा सेना पर रखता है और व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार परिवार के सदस्यों को सैनिकों के साथ जाने की अनुमति देता है। पहले वह अकेला रहता था और हालांकि उसके पास एक शयन कक्ष था, वह केवल आराम के समय सोने की जगह थी। अधिकांश समय वह सैन्य क्षेत्र में ही रहता था। जिस सैन्य क्षेत्र में वह तैनात था उसमें सैन्य जिले के लिए एक पारिवारिक परिसर भी था, जहां सैनिक सेना का प्रशिक्षण लेते थे और आराम करने के लिए घर आते थे, और परिवार के सदस्य या तो अपने पतियों का सहारा बनते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे या नौकरी ढूंढते थे। सेना के साथ आने वाले सभी परिवारों के मन में बस एक ही बात थी, और वह थी अपने पतियों से फिर से मिलना। जीवन यापन की बात करें तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर में जीवन अधिक समृद्ध और आरामदायक होता है, इसलिए कुछ परिवार एक बार यहाँ आने के बाद ग्रामीण इलाकों में वापस नहीं जाना चाहते हैं। ची ताइगुओ जानती थी कि वह शहर के जीवन के लिए तरस रही है और आज सुअरबड़े में उसके दिखावटी व्यवहार को याद करते हुए उसने जानबूझकर कहा, किंग शहर फ्लावर काउंटी से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ सब कुछ है, बेहतर सुविधाएं हैं, और यहाँ की आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों के पास हमारे यहाँ से बेहतर और अधिक सामान है। रात में भी लोग सड़कों पर घूमते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ छोटे छोटे डिपार्टमेंट स्टोर भी हैं। बोलते बोलते उसने चुपके से चेंग सू की प्रतिक्रिया देखी। उसकी आंखों में चमक देखकर वह मन ही मन चिढ़ गया और सोचने लगा, है ना, हंगामा करो और देखो कब तक सह सकती हो। उन्होंने जानबूझकर यह वर्णन किया कि किंग शहर कितना अद्भुत था, जिसमें छात्रावास परिवार परिसर की स्थिति भी शामिल थी, और एक हलचल भरे और जीवंत दृश्य को चित्रित किया। चेंग सू ने बड़ी दिलचस्पी से सुना और कई सवाल भी पूछे, जिनका जवाब किवी ताइगुओ ने बिना किसी नाराजगी के तुरंत दे दिया। ये सुनकर तो लगता है कि किंग शहर रहने के लिए काफी सुविधाजनक है, चेंग सू ने कहा। बेशक, यहाँ आने वाले कई परिवार वापस गांव नहीं जाना चाहते, किवी ताइगुओ ने कहा, और मन ही मन सोचा, आगे जो भी कहना हो कहो। कौन जानता था कि चेंग सू बस सिर हिलाएगी और जो कहेगी वही ये होगा। ये स्वाभाविक है, विलासिता से सादगी की ओर लौटना कठिन है। और फिर उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही ची ताइगुओ ने उसकी ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। तुम्हें देखो। क्या चेंग सू को यह अजीब लगा? क्या तुमने ये समृद्धि देखने की इच्छा नहीं जताई थी? ची ताइगुओ खुद को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा। बोलते ही उसे पछतावा हुआ, जबान फिसल गई। उससे क्यों पूछा? अगर वो सच में जाने की इच्छा जताती तो फिर वो क्या करता, लेकिन अगर वह वाकई साथ चलने पर अड़ी है तो ठीक है। आखिरकार अब वह उसकी पत्नी थी। पत्नी होने के बावजूद साधु की तरह जीवन जीने का क्या मतलब है? ची ताइगुओ ने लापरवाही से चेंग सू के कपड़ों के कॉलर पर नजर डाली और खुलेआम उसके अनुरोध की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन उनका अनुमान गलत था। चाहे उन्होंने उस जगह का कितना भी समृद्ध वर्णन किया हो, क्या उसकी तुलना उस दुनिया से की जा सकती है जिसे चेंग सू ने 21वीं सदी में रहते हुए देखा था? देश के भीतर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, जैसे दुबई जो सोने से ढका हुआ है, क्या वह पर्याप्त समृद्धि नहीं है? तो क्या हुआ? वह अनुभवहीन और संकीर्ण सोच वाली व्यक्ति नहीं थी।
तो जब ची ताइगो ने इस तरह बात की तो उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी सेना के कामों में व्यस्त रहोगे और मेरे लिए जाना दिलचस्प नहीं होगा। फिलहाल मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसने अभी अभी उनके अलग होने के फायदों के बारे में सोचना शुरू ही किया था। एक ही कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं थी और वह किसी भी हालत में स्वेच्छा से उसके बिस्तर पर नहीं जाने वाली थी। क्यूई ताइगो स्तब्ध था। उसने क्या कहा दिलचस्प नहीं था, इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में उसका अनुसरण करने का इरादा नहीं रखती है? उसने चेंग सू के चेहरे के भावों को गौर से देखा, उसे सरल और ईमानदार पाया, जिसमें दिखावे का कोई नामोनिशान नहीं था। अचानक उसे थोड़ी नाखुशी हुई और उसने ठंडी सी सांस ली। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे राहत मिली। मुझे डर था कि आप पीछे आने में हंगामा करेंगे, उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा। तो फिर आज आपने जो कहा उसे याद रखिए, अपने गृहनगर में शांति से रहिए, सो जाए। वह झुंझला कर लेट गया, जबकि चेंग सू ने प्रतिक्रिया देने में कुछ देर लगाई। क्या वह असंतुष्ट था? C15, जो भी इसे छुएगा वह सुअ बन जाएगा। ची ताइगो वास्तव में असंतुष्ट, लेकिन चेंग सू द्वारा सेना में आने से इनकार करने के कारण हुई असंतुष्टि की तुलना में वह अपने स्वयं के रवैये और भावनाओं से कहीं अधिक असंतुष्ट था, क्योंकि चेंग सू के मना करने से वह बहुत दुखी हो गया था। लेकिन क्यों? क्या यह उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ? लेकिन जब चेंग सू ने ऐसा अनिच्छुक रवैया दिखाया तो उसे दुखी और यहाँ तक कि थोड़ा निराश और उदास क्यों महसूस हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि शादी से व्यक्ति के मूड में बदलाव आ जाए? अविश्वसनीय। लेकिन चेंग सू को ची ताइगो की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे लेटते देख उसका शरीर अकड़ गया और बिना सोचे समझे उसने पूछा, तुम यही सोने वाले हो? कितना बेतुका सवाल है। ची ताइगो ने पीछे मुड़कर उसका उपहास उड़ाने की इच्छा जताई, लेकिन उसका चेहरा तनावग्रस्त और कनपटी फड़कती देखकर वह उठ बैठा। उसे घूरते हुए पूछा, अगर यहाँ नहीं तो मैं कहाँ सोऊंगा? चेंग सू, बेहतर होगा कि तुम कुछ भी अप्रिय न कहो, वरना बाद में तुम्हें पछतावा होगा। मैं अभी तो मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था, चेंग सू ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। मतलब मुझे किसी के साथ बिस्तर साझा करने की आदत नहीं है। ची ताइगो की तीखी निगाहों के नीचे उसकी आवाज फीकी पड़ गई। तो अब तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? ची ताइगो ने ताना मारते हुए कहा। क्या तुम आमतौर पर काफी बातूनी नहीं हो? क्या रवैया है? चेंग सू का गुस्सा भी भड़क उठा और उसने सीधे सीधे कहा, तो फिर तुम दूसरे कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाते? ची ताइगो का चेहरा एकदम काला पड़ गया जब उसने उसे घूर कर देखा। कमजोरी दिखाने की अनिच्छा से चेंग सू ने उसकी निगाहों में देखा। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? चेंग सू, अगर यह प्राचीन काल होता तो तुम्हारे अभी बोले गए शब्द ये सुनिश्चित कर सकते थे कि अब से तुम्हारा पति कभी तुम्हारे कमरे में कदम नहीं रखेगा, ची ताइगो ने सख्त चेहरे से कहा। वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने अभी अभी क्या सुना? क्या वह चाहती थी कि वह दूसरे कमरे में सोए? क्या यह उसे अस्वीकार करने का उसका तरीका था? उसके साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहती थी, और क्या यही कारण था कि उसने टुकड़ी में जाने से इनकार कर दिया? क्या वह पहले उससे शादी करने को लेकर इतना हंगामा करने के बाद अब नखरे दिखा रही थी और उसे नापसंद करने लगी थी? और एक बात, यह मेरा कमरा है, मैं क्यों जाऊं? अगर तुम जाना चाहते हो तो बस चले जाओ, ची ताइगो ने आगे कहा। चेंग सू की भौहें तन गईं। ऐसा चेहरा मत बनाओ, खुद को इतना कीमती मत समझो। कल तक तो तुम और तुम्हारा परिवार ही शादी के लिए बेताब थे, ची ताइगो ने ताना मारते हुए कहा। मानो वो संत बनने का नाटक कर रही हो और अब बदतमीजी कर रही हो। पहले शादी पर अड़ी थी और अब अलग कमरे मान रही है, ये सब क्या खेल है? उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेंग सू के दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे थे। मुझे इसकी आदत नहीं है, उसने कहा। स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ची ताइगो ने चिढ़कर कहा। निश्चिंत रहे, मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपको इस तरह का अपमानजनक भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छूऊंगी भी नहीं। जो भी किसी को छुएगा वह सुअ होगा। चेंग सू क्रोधित हो उठी और अचानक लेट गई, उसकी तरफ पीट करके अंदर की ओर सो गई। ची ताइगो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिजली का तार खींचा और बिस्तर के दूसरी तरफ चला गया, साथ ही चेंग सू की तरफ पीट कर ली। दोनों पीठ सटाकर लेटे हुए थे, जिससे उनके बीच तीसरे व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह बन गई थी। चेंग सू ने कंबल उठाया और खुद को ओढ़ लिया, ये सोचकर कि वह एक रात बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि वह कल ही टुकड़ी में शामिल होने जा रहा था। अगर उसने आधी रात को कोई हरकत करने की हिम्मत की तो वह उसे घूंसा मारने के लिए तैयार थी। ची ताइगो भी उतनी ही गुस्से में थी, चेंग सू के दिखावे के बारे में सोचकर। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इससे उसे स्नेह का ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भविष्य के लिए बेहतर होगा कि उसे पछतावा न हो या वह चिपटकर यह न कहे कि उसने उसे कभी छुआ तक नहीं। बस आप देखते जाए। पति पत्नी दोनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए आखिरकार गहरी नींद में सोने में काफी समय लगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल 2 अमेजिंग नॉवल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड कमेंट 0.0